थोड़ी सी सर्दी लग गई, बारिश में भीग गया था। तो बेटा इन्वायरमेंट का तो इम्पैक्ट पड़ता ही ना, अभी थोड़ा बारिश बारिश हो रही है। ऐसे ही बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट भी होता है बेटा। तो देखा होगा आपने कि अभी क्या हो रहा है आजकल कि जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, वो शिफ्ट हो रही है किस पे बेटा, ई व्हीकल्स पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाए जा रहे हैं जो बिजली से चलते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा एआई जब से आया है तब से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एआई से रिलेटेड हैं, जो एआई के लिए बने हैं। अब आपने ये चीज नोटिस कर ली हुई तो टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं और इन्हीं सारी चीजों को मिला करके बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल कानून आ जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें हटाने पड़ते हैं, कानून के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जैसे कि सोसाइटी का इम्पैक्ट है, सोसाइटी का ट्रेंड चेंज होता है तो क्या होता है बेटा, हम अपने बिजनेस को चेंज करने लग जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब किस तरह से जो बिजनेस होता है वो अपने आप को चेंज करता हो जाता है, इन सभी चीजों से ये इस वीडियो में जानेंगे, इस वन शॉट में जानेंगे। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, बिजनेस एनवायरनमेंट, और बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा चैप्टर है तो मजा भी आएगा, आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और यहाँ पर आपको हमारे साथ जुड़ना है, जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपके जो सीयूटी एग्जाम है, क्लास 12 का एग्जाम है, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए तो बात करते हैं कि मीनिंग क्या है, मतलब क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस जिन सारी चीजों से घिरा हुआ होता है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस। ठीक है, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे ही फैक्टर का अगर हम सम टोटल यानी इकट्ठा कर लेते हैं तो बेटा वो क्या है, वो पहली बात तो बाहर है बिजनेस से, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है बेटा, बट वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी है बेटा, साइंटिस्ट लैब के अंदर भाई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, तो फिर क्या हो रहा है, यहां पे हमें बिजनेस को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट अलग अलग कानून ला रही है, कानून की वजह से भी अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। 36 चीजें हैं बेटा। ठीक है, द इकोनॉमिक, जैसे कि इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है और अदर फोर्सेज है, ये हमारे बिजनेस को घेरे रखती हैं। और जब बेटा बिजनेस को घेरे रखती हैं तो बिजनेस पे इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इन सब को मिला करके क्या बनता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। क्या बनता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बिजनेस को इन्हीं चीजों के बीच में घिरे रहना पड़ता है हर वक्त। ठीक, अब बात करते हैं इसके फीचर की, तो सबसे पहला फीचर आता है बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ध्यान में रखना है कि चलो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है देख लेते हैं। अरे भैया उधर इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, लीगल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ये सारे फैक्टर एक साथ बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका टोटलिटी में इंपैक्ट पड़ने वाला होता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव मतलब एक साथ आने वाला नेचर है इसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक साथ सब कुछ लेकर आता है, because it is the sum total of all the external all things external to the business environment। तो ये क्या है बेटा, सारी की सारी चीजों का, एक्सटर्नल चीजों का सम टोटल है जो बिजनेस एनवायरनमेंट से बाहर है। ठीक है, तो इंपैक्ट टोटलिटी में पड़ता है। बात समझ में आ गई। अब आपने मूवी में देखा होगा ना, हिम्मत है तो सारे आ जाओ, है ना, हीरो बोलता है कि आ जाओ सबको देख लूंगा, लेकिन नहीं, आप यहाँ डरपोक हो, यहाँ पे क्या एक एक करके आओ ना, लेकिन नहीं, सब कुछ एक साथ ही आता है बेटा, सबको एक साथ ही हैंडल करना पड़ता है हमको। ठीक है, आ रही है बात समझ में। फिर सेकंड आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। कुछ जर्नल फोर्सेस होती हैं जो सबको ही इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ गई बेटा, तो महंगाई किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे डेयरी बिजनेस हो, चाहे टेक्सटाइल बिजनेस हो, चाहे बेटा ऑटोमोबाइल बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, महंगाई सबके लिए बड़ी है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, जैसे भाई क्या हो गया कि आप समझ लो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया कि पहले टीवी नहीं हुआ करते, अब टीवी हो गए घरों में, हर घर में टीवी है। तो बेटा इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, सारी इंडस्ट्री पे पड़ा नहीं, जो सिनेमा इंडस्ट्री है, जहां पे भाई पीवीआर है ना, आप सिनेमा हॉल में जाते थे देखते थे, अब लोगों को भाई एक ऑप्शन और मिल गया तो उस वजह से उन पे इंपैक्ट पड़ा है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्स है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। जनरल फोर्स आर इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, क्योंकि ये सब पे ही इंपैक्ट डल रहा है बेटा।
अफेक्ट ऑल द एंटरप्राइज इनडायरेक्टली। अब बेटा जो जर्नल फोर्सेज हैं वो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, वाइल स्पेसिफिक फोर्सेज क्या करती हैं बेटा, हम पे डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। क्या बेटा, डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। जैसे हमारा इन्वेस्टर, हमारे बिजनेस का इन्वेस्टर हमें ही तो कुछ बोलेगा, वो सबको थोड़ी कुछ बोलेगा कि भाई तुम बिजनेस सही से नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा, है ना, वो हमें बोलेगा, तो वो स्पेसिफिक फोर्स है। ठीक है, कस्टमर हो गया, हमारा कस्टमर हमें बोलेगा, हमारा कंपटीशन है। अब जैसे आप देखोगे बेटा एयरलाइंस इंडस्ट्री में कितना कम कंपटीशन है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो हर कोई वो बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा मोमोज का ठेले हर गली के नुक्कड़ पे लगे होते हैं बेटा, तो मोमोज बेचने वाले वहां कॉम्पिटिशन बहुत है। आई बात समझ में? तो वो क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक फोर्सेस है कि कंपटीशन कितना है किस इंडस्ट्री में, इन्वेस्टर कौन है, कस्टमर किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है। भाई अगर मान लो नूडल्स, इंस्टेंट नूडल, मैगी, yippee, ये सारे नूडल्स जो होते हैं, तो इसका जो कस्टमर है वो बेटा किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डाल रहा है, नहीं डालेगा, स्पेसिफिक फोर्स है, डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है किसी एक बिजनेस पे। फिर आता है बेटा क्या, इंटर रिलेटेडनेस। अब कमाल की बात क्या है बेटा कि जो टेक्नोलॉजी है, ये जो लीगल चीजें हैं, ये जो इकोनॉमिकल चीजें हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, ये सब आपस में ना इंटर रिलेटेड, अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जैसे भाई हम एक ऐसी पार्टी को जिता कर लाए, सेंटर में प्रधानमंत्री बनाया हमने किसी को, वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान देते हैं कि भैया हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उस वजह से, इसकी वजह से बेटा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, फिर लीगल और सोशल आपस में मान लो जुड़े हुए हैं, लीगल और इकोनॉमिकल चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उससे सोसाइटी का ट्रेंड चेंज होगा, तो सब आपस में जुड़े ही तो हुए हैं, है ना। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करा तो फिर पेटीएम आ गया, पेटीएम आया तो सोसाइटी का जो तरीका, सोशल चेंजेस आने लग गए, उनकी हैबिट ही चेंज हो गई, वो पैसा लेके घूमते ही नहीं है, वो क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं 2 मिनट में। आ रही बात समझ में? तो देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अब यहाँ पे भी बेटा कमाल की चीज हो जाती है। फिर क्या आता है बेटा, डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, जो चेंज होता रहे बेटा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बेटा, डायनामिक है, जो लिखा भी वहां पे, जो चेंज होता रहता है। विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी मतलब वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, ये सब चेंज हो रहा है, तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं ये चेंज होती रहती हैं, तो बेटा पूरा एनवायरनमेंट बदलता रहता है। फिर आता है बेटा अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, यानी कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भाई देखो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना यानी भांप लेना, है ना, भविष्यवाणी कर देना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही अनसर्टेन है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या है बेटा, अनसर्टेन है। ठीक है, हमें नहीं पता आगे चल के किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, हमें नहीं पता कि भाई गवर्नमेंट कैसी कैसी पॉलिसीज आगे लाने वाली है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए अनसर्टेन है। आपको पता है आगे क्या होने वाला है, नहीं पता। आगे पता है कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, नहीं पता। पता होता तो आप अपने बिजनेस को उसी हिसाब से चलाने लग जाते, है ना, फिर किसी को लॉस ही नहीं होता, सब कुछ पता होता तो, है ना। चलो बेटा, फिर क्या आता है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपने पहला जो पढ़ा था टोटैलिटी वाला, कि सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो टोटैलिटी में नहीं एक साथ आक्रमण करते हैं और ये आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है बेटा, चिपके हुए हैं। समझ नहीं आता भीड़ में, जैसे मान लो तुम भाई तुम भीड़ में थे और तुम्हें किसी ने बोला कि भाई ये छेड़ दिया इसने किसी को, पूरी भीड़ ने चांटे ही चांटे मारे बेटा, अब तुम्हें पता ही नहीं चला किसका हाथ तुम्हारे गाल पे एकदम छू के निकल गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही बेटा जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जब बिजनेस को इंपैक्ट करता है तो कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये जो फोर्सेस हैं ये कौन कौन सी फोर्सेस है जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है। तो कॉम्प्लेक्स है बेटा समझना इसको। अगर एक फोर्स, एक फैक्टर हमें इंपैक्ट करे तो हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन यहां पे पता ही नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स विद विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट। अगर हम टुकड़ों में उसको देखेंगे तो वो तब तो आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटैलिटी। टोटैलिटी पहला वाला जो फीचर था, है ना, तो टोटैलिटी में देखना बड़ा मुश्किल है इसको। फिर आता है बेटा रिलेटिविटी। अब हम कहां बेटा, इंडिया में, ठीक है। अब वहीं हम बेटा यूएसए की बात कर लें, फिर वहीं हम अपने पड़ोसी की बात कर लें, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग यही है,
तो यहाँ पर बेटा क्या कि हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हमारे देश का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अलग है। कुछ देशों में टेक्नोलॉजी पता नहीं कैसी है, ठीक है, कमेंट करके बता देना। हमारे देश के अंदर महंगाई भी इतनी नहीं है, कुछ देशों के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, ठीक है। हाँ, यूएसए के कंपैरिजन में बेटा यूएसए में टेक्नोलॉजी हमसे भी अच्छी है। तो अलग अलग देशों के अंदर जो फैक्टर्स हम बिजनेस एनवायरनमेंट के पढ़ रहे हैं वो अलग अलग है। दैट मीन्स हर कंट्री का क्या है बेटा, हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। हर रीजन का, हर कंट्री का, रीजन मतलब स्टेट की भी अगर हम बात कर ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट। क्या बेटा, रिलेटिव, रिलेटिव सर रिश्तेदार नहीं बेटा, रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव मतलब जो भाई कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे टैक्सेस कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे पता नहीं अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आई होप बात समझ में आ रही है। फिर बेटा अब आगे बढ़ते, जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा कि भाई ये क्या है, जो भी बिजनेस के आसपास फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं, उन सब का जो टोटल इंपैक्ट पड़ता है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो उसका फीचर पढ़े। अब बेटा ये जो इंपैक्ट पड़ता है ये हमेशा बुरा ही क्यों मान के चल रहे हो, अच्छा भी तो हो सकता है। तो बेटा दो तरह के इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव इंपैक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेट बोलते हैं, और पॉजिटिव इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, थ्रेट है नेगेटिव चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हिंडर्ड, हिंडर मतलब भाई रोकते हैं, किसको बेटा रोकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में बाधा बनते हैं ये, ठीक। जैसे कोविड आया था तो भाई जो भी बाहर रेस्टोरेंट वगैरह थे ये सब, कोविड उनके लिए बाधा बन गई थी। लेकिन अब कोविड किसके लिए अपॉर्चुनिटी था, मेडिकल सेक्टर के लिए। जो मास्क बनाते थे, जो हैंड सैनिटाइजर बनाते थे, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी। तो द पॉजिटिव चेंज, अपॉर्चुनिटी क्या बेटा, पॉजिटिव चेंज। अच्छा, मेरे इस एग्जांपल से एक और बात समझ में आई होगी कि एक चेंज किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए थ्रेट और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो पॉजिटिव चेंज दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्ड, बेटा यहाँ पे हेल्प हो रही है, यहाँ पे हिंडर यानी बाधा बन के आया था, यहाँ पे तो हेल्प हो गई है बेटा, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, क्यों पढ़े हैं हम इसको। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है कि आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा, फ्यूचर में होगा कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी अभी का तो पता ही है, अभी तो हम चला ही रहे हैं बिजनेस, लेकिन फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्या पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की, क्या मतलब सोसाइटी का क्या इंपैक्ट होने वाला है हम पे। तो बेटा हम जब बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है ओ हो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपॉर्चुनिटी समझ जाते हो और फिर ऐसे ही बेटा उड़ के आते हो, आ रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में आ रहा हूं। तो बेटा जो सबसे पहले, जो बहुत अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखता है, पढ़ता है, उसको समझता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो बेटा सबसे पहले उसको ग्रैब करता है, और इसी को बोलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे आप डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहले कौन आया बेटा, पेटीएम। तो आज के टाइम पे हम फोन पे भी करते हैं तो भैया पेटीएम कर दिया, ऐसा बोलते हैं। गूगल पे भी करते हैं तो मेरे मुंह से कई बार निकल जाता भैया पेटीएम कर दिया। तो पेटीएम हमारे दिमाग में आ गया, ठीक है। हमने सबसे ज्यादा कोलगेट की है, तो अगर आप दंत कांति भी करते हो तो बोलते हैं हाँ कोलगेट कर ली है। आजकल पुराने लोगों से सुनोगे ना तो वो ये नहीं बोलेंगे दंत मंजन किया है, टूथपेस्ट लगाई है, नहीं, वो कोलगेट ही बोलते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो। तो बेटा ये क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि आप ऐसे ग्रैब करोगे उस अपॉर्चुनिटी को कि दिमाग में चिपक जाएगी वो बात, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी में मदद करता है बेटा कि हम उसको पहचान पाते, समझ पाते। एंड कंपनी जो ज्यादा कॉन्शियस होती है, ज्यादा सतर्क होती है, वो बेटा फर्स्ट मूवर कहलाती है, जो सबसे पहले कदम उठाती है उस पर, टेक्स एडवांटेज बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर, और वो सबसे पहले सप्लाई करती है इसलिए छा जाती है, पहली बार कोई काम कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो लोग उसी को देखते हैं, पहला मौका उसको मिलता है, फिर उसके बाद तो भीड़ भड़क्का, बहुत लोग आते रहते हैं, चलता है। इसके अलावा बेटा वार्निंग भी तो मिलती है भाई, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो थ्रेट भी है। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो आपको थ्रेट भी समझ में आ जाएगी, ताकि आप बच सको। तो उसके लिए बेटा आप कुछ ना कुछ एफर्ट ऐसे लगाओ जिससे आप इजीली बच सको। इसके अलावा बेटा क्या कि टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब बेटा आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे चाहे थ्रेट दिखाई दे, दोनों के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है भैया मौसम बढ़िया हो रखा है, बारिश होगी आज, चलो चाय पकौड़े बेचते हैं, तो आपको क्या बेसन, आलू है ना, दूध, चीनी, चाय पत्ती चाहिए ना, तो
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको सोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। एंड अगर आपको थ्रेट दिख गई कि भैया कोविड आने वाला, घर में राशन पहले ही भरवा लो, तब भी आपको बचने के लिए भी रिसोर्सेज ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी फ्यूचर के लिए आप टैप कर रहे हैं। टैप मतलब ला रहे हो अपने पास यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, अ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टेल्स अ बिजनेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड व्हाट कैन इट मेक अवेलेबल टू गेट इट्स नीड फुलफिल्ड। तो जो भी जरूरत है, थ्रेट से बचना है या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, दोनों के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को ही पढ़ के समझ में आता है। अब बात करते हैं बेटा, आपने ये दबंग मूवी अगर देखी हो कभी, ठीक है, सलमान खान की मूवी है जिसमें है ना सोनाक्षी सिन्हा का एक बहुत बड़ा डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वो ऐसे पैसे दे रहा होता है, कहता है रज्जो ये पैसे ले लो, तो वो मना कर देती है, तो सलमान खान कहता है ले लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। तब वो डायलॉग मारते हैं, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ठीक है, और अब तो भाई जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, रील्स में दिखाई दे रहा है प्यार से, तो इस टाइम सबको डर लग रहा है। ठीक है, चलो नीला ड्रम हो चाहे हनीमून की बात हो, वापस आना जरूरी है। ओके चलो छोड़ो अब बात को। तो बेटा ये यहाँ पे क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा बात समझो, अभी ये कोई पॉइंट नहीं है, इस ये मैं आपको अगला पॉइंट के लिए बेस बना के दे रहा हूँ कि हमें चेंजेस से डर नहीं लगता, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उससे डर नहीं लगता, रैपिड चेंजेस से लगता है। भाई चेंज आ रहा है आ जाए, लेकिन एकदम से आता है भाई समझ ही नहीं पाते, है ना। हमला अचानक से हुआ, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, कि हमें समझ में नहीं आता, एकदम से चेंज हो गया यार, कुछ तैयारी करने का मौका तो देते। तो बेटा चेंजेस से डर नहीं लगता साहब, रैपिड चेंजेस से लगता है। तो चेंजेस डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज द रैपिडिटी ऑफ द चेंज। कह रहे इतना बिजनेस को इंपैक्ट चेंजेस नहीं करते जितना बिजनेस को इंपैक्ट करता है चेंजेस की स्पीड यानी रैपिडिटी। ओ भाई साहब एकदम गोली की रफ्तार से चेंजेस संभल ही नहीं पाते भाई हम लोग। तो इससे आता है बेटा, देखो अब तुम्हें वंडर वुमन दिखाएंगे, ठीक है, लड़ती हुई, ठीक है, गोलियां चल रही हैं ठाए 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 ठाए, मैं नहीं चला रहा भाई, ठीक है, गोलियां चल रही हैं ठाए 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 ठाए, और वो अपनी शील्ड से बच रही है। तो भाई अगर ये गोली ऐसे हाथ से ऐसे मारता है ये ठचक, तो भाई लगती ही नहीं, गोली की स्पीड तेज है इसलिए तो दिक्कत हो रही है। ये गोली क्या है, चेंजेस आराम से आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये गोली एकदम फटाक से आ रही है बेटा, फिर तो दिक्कत है। तो यहीं पे बेटा चौथा पॉइंट आता है क्या, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने लग जाओ ना, तो आपको पता है कि 100 की स्पीड से भाई एक कार आके ठोक देगी तुम्हें, तो लेकिन ये तुम्हें बहुत पहले पता चलेगा क्योंकि तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। तो आप उस रैपिड चेंजेस को भी हैंडल कर लोगे बेटा, कॉप मतलब संभाल लोगे। तो रैपिड चेंजेस ड्यू टू द कंपटीशन, अब ये रैपिड चेंजेस आते हैं क्यों, कंपटीशन की वजह से, फैशन की वजह से, नंबर ऑफ कस्टमर की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी ठीक है उसकी वजह से। तो इफ द स्पीड ऑफ द चेंज इज अ लिटिल लेस, अगर हल्की सी स्पीड कम हो जाए चेंजेस तेरी, तो मजे ही मजे। तो इट कैन बी फेस्ड विद कंपैरेटिव ईज, तो कंपैरेटिवली हम थोड़ा आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये रैपिड चेंजेस से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूं। इंटेल कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इंटेल एक कंप्यूटर की चिप्स वगैरह, चिप्स मतलब वो लेस चिप्स नहीं, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं। तो इंटेल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो नया प्रोडक्ट बना करके अपने ही प्रोडक्ट को आउटडेटेड कर देते हैं, यानी अपने ही पिछले प्रोडक्ट को बेकार कर देते हैं, उससे बेटर बना करके एक नया प्रोडक्ट बना दो उससे भी बेटर, तो ये अपने आप आउटडेटेड हो जाता है, यानी ये अपने आप को ही हरा देते हैं बेटा। तो जो अपने आप को ही हरा देता है बेटा, वो उसको कंपटीशन क्या हराएगा। तो जब तक कोई कॉम्पिटिटर सोचे कि हम भाई इंटेल कंपनी को हराएंगे, इंटेल कंपनी अपने ही प्रोडक्ट को फेल करके बैठी होती है कि ये हमने पिछला प्रोडक्ट बनाया था उससे पहले बढ़िया बना चुके हम। तो बेटा ये होते हैं रैपिडिटी चेंजेस को समझना। अब आपने ये बात सुनी होगी बेटा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, किसने बोला था कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अगर बेटा सच में ऐसा होने लग जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें पता चला, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, अच्छा ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, आलू डाला सोना निकल गया, तो फिर क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे होगा भाई आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी और अपने आप दोस्त से बोलोगे चल आलू लेके आते हैं, है ना, बिजनेस आइडिया आ गया भाई। तो बेटा यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन,
कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे ध्यान दोगे तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में मान लो ऐसी कोई चीज आ गई, तो अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या करोगे, अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज बनाओगे। तो प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड आफ्टर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने स्टडी किया, आपको पता चला भाई ऐसा कुछ हो रहा है, आलू डालना सोना निकल रहा है, तो भाई फिर आप आगे से आप प्लानिंग भी तो उस हिसाब से करोगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है। सिक्स्थ आता है बेटा इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आपको पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप उसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाओगे बेटा। तो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप पहले से कुछ कुछ उस तरह की चीजों को प्रिपेयर करना शुरू कर दो जो फ्यूचर में हो सकती हैं। तो कीप अ कांस्टेंट आई ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम नजर रखते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट पे लगातार, एंड एनालाइज इट डेफिनेटली विन द रेस। तो भाई जो एनालाइज कर रहा है, ध्यान रख रहा है, वो बेटा हमेशा हमेशा रेस जीतता ही है। एंड रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा बिजनेस बेटा लंबे समय तक के लिए चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। कॉम्पिटेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बेटा कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेनली एक्सटर्नल पढ़ना है, ठीक है, पेपर में भी वही ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ के सब कुछ चलते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, इट रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रेजेंट विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही है, ठीक है। तो भाई हमने बिजनेस एनवायरनमेंट जो पढ़ा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट हम मानते ही नहीं। जो बिजनेस के अंदर है वो बिजनेस के कंट्रोल में है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल। तो बेटा ये मैं बिजनेस एनवायरनमेंट मानता ही नहीं इसको, ठीक है। लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है। तो एक बार रीड कर लो, इतना कुछ नहीं आने वाला। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि जो एक्सटर्नल है, बिजनेस से बाहर है बेटा, वो हमारे बिजनेस से कंट्रोल से भी बाहर होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, इट रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर, वो फैक्टर जो बेटा बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के बाहर है, ठीक है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल। भाई यही तो हमारी खासियत थी। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमें सबसे पहले यही पढ़ा था डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें यही बोला था, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस से के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो बस हमारे लिए तो भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं बेटा, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। आप इसको माइक्रो को बेटा ऑपरेटिंग और मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ठीक है। अब बेटा माइक्रो और मैक्रो पढ़ लेते हैं। माइक्रो क्या बेटा, ऑल दोस एक्सटर्नल फैक्टर विच आर क्लोजली रिलेटेड। एक होता है ना भाई हमारा क्या बेटा, कि ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर हैं लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल बगल में ही खड़े हैं हमारे, क्लोजली रिलेटेड है, आउटसाइड द बिजनेस बट क्लोजली रिलेटेड, जिससे बिजनेस इंफ्लुएंस हो रहा है। एंड मैक्रो का क्या है बेटा, ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर विच हैव अ डिस्टेंट रिलेशन। डिस्टेंट रिलेशन मतलब जो रिश्ता है लेकिन बहुत दूर का रिश्ता है। जैसे भाई जो गवर्नमेंट हमारा क्या कहते हैं इंपैक्ट हम पे डाल रही है, गवर्नमेंट अपना इंपैक्ट हम पे डाल रही है, हमारे बिजनेस पे डाल रही है, गवर्नमेंट और हमारे बीच में बहुत फासला है बेटा, वो हमारे लिए मैक्रो इन्वायरमेंट है, ठीक है। और ये क्या बेटा, ये इन्फ्लुएंस करते ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। तो अभी आपने स्पेसिफिक फोर्सेस पढ़ा था मेरे साथ, ये वही है जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है बेटा इंडस्ट्रियल यूनिट को। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट इन द सेम वे। तो सबको बेटा, तो ये इनडायरेक्टली कर रही है, ठीक है। देखो बेटा आप जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, अभी यही तो पढ़ के आए थे बेटा हम कि इन्वेस्टर हो गया, नहीं यकीन आ रहा, भूल गए तुम इतनी जल्दी भूल गए, नालायक। देखो बेटा हाँ स्पेसिफिक फोर्सेस ये, तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मैंने क्या बताया था बेटा आपको, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है ना, तो यही पढ़ रहे हैं बेटा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होती है। स्पेसिफिक फोर्स क्या हो गई बेटा, माइक्रो हो गई, और जनरल फोर्सेस कहाँ पे आ रही है बेटा, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट, ठीक है। चलो भाई चलो, तो बेटा आपको क्या ये नहीं पता कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जो भाई हमारे सामान खरीदता है, भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। तो बेटा जैसे हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट भी भाई सामान खरीदती है, प्रोडक्ट खरीदती है भाई अलग अलग बिजनेसेस से। इंडस्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री, जैसे अब मान लो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम प्लास्टिक बनाते हैं, हमारा काम है प्लास्टिक को बनाना, और ये पेन को प्लास्टिक चाहिए, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, तो हम प्लास्टिक बेचते हैं जो ये पेन बनाती है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक इंडस्ट्री को, स्टेशनरी जहां पे बन रही है उस इंडस्ट्री को हम अपने रॉ मटेरियल दे रहे हैं,
तो वो इंडस्ट्री हमारा क्या हो गया बेटा, कस्टमर हो गया। कमर्शियल इंटरप्राइजेस जो हो गई वो हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर हाईली इन्फ्लुएंस बिजनेस। और सिंपल सी बात है बेटा, जिसके कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं वो चिल मोड में रहता है, लेकिन जिसका कस्टमर एक ही, मान लो गवर्नमेंट ने कहा तुमसे काम नहीं करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे, बेटा वो लूट गया, बर्बाद हो गया। उसका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इन सबको जरूरत पड़े तो मजा ही आ जाए, ठीक है, तो मजा ही आ जाए। तो फिर अगर गवर्नमेंट ने मना करा तो उसके बाद हाउस होल्ड है बेटा, इंडस्ट्रीज है, तो ये चीज होती है। सप्लायर भी आपको पता है, सप्लायर वो होता है जो बेटा रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट हमें गुड सर्विसेज सप्लाई करता है, ठीक है। और अगर हमारा सप्लायर मना कर देना बेटा, हमारा सप्लायर मना कर दे कि हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, तो बेटा हालत खराब हो जाएगी। थ्रेटेंड फॉर द, है ना, बिजनेस कैन बी थ्रेटेंड फॉर दिस रीजन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पास सप्लायर भी ज्यादा होने चाहिए। फिर आता है बेटा कॉम्पिटिटर, यानी हमारी ही इंडस्ट्री में हमारे ही जैसा काम करने वाले बाकी लोग, तो बेटा वो तो हमारी वाट लगाने पे तुले ही है, ठीक है। अलग अलग प्रमोशन करते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं तरीके निकालते हैं जिससे हमारे बिजनेस को नीचे दिखा सके। पब्लिक है बेटा, पब्लिक हमारे बिजनेस पे, जैसे मैगी, कुछ सालों पहले मैगी को बैन कर दिया था बेटा, क्यों, उसके अंदर, उसके मसाले के अंदर ऐसे अब कुछ निकला था जो बहुत ही हानिकारक था। तो बेटा पब्लिक ने ही अपोज कर दिया। पब्लिक के अंदर बेटा पब्लिक तो आती है, लोकल पब्लिक हम लोग, प्रेस भी आती है, मीडिया भी पब्लिक में ही काउंट की जाती है। तो ये किस तरह का बेटा, ये पब्लिक किस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है आपको, वो मैटर करता है। उससे पता चलेगा आपका बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मीडिया में हमेशा नेगेटिव ही खबर आए तो बेटा मीडिया पब्लिक का ही तो पार्ट है। फिर बेटा मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा। कहने का मतलब क्या है बेटा, प्रोड्यूसर होता है और बेटा यहाँ पे कस्टमर है बहुत दूर, तो बेटा ये प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो बेटा बीच में कुछ तो लोग होंगे, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, तो प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर किसको बेचेगा बेटा, कस्टमर को बेचेगा। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी मिटाने वाले लोग हैं ये, इनको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। क्या बेटा, इंटरमीडियरीज, ठीक है, मध्यस्थ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नाराज हो जाए तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते। अब बेटा बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर पे, बहुत ही प्यारा, पेपर में यही तो आ रहा, ठीक है, बहुत ही प्यारा, पेपर में यही आ रहा, इंपॉर्टेंट यही है बेटा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है भाई, फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन ये उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, ये सब पढ़ना है आपको। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब समझो पहले, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कह रहे भैया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बेटा, कॉम्बिनेशन है किसका बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन। क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आपने टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ी होगी बेटा, ठीक है, सोशल इकोनॉमी होती है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इंडिया की कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो भाई किस तरह की इकोनॉमी, क्या सिस्टम है हमारा, तो वो पॉलिसीज कैसी कैसी हैं, टैक्स पॉलिसीज कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी कैसी हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज कैसी हैं, एटसेट्रा। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है बेटा, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर क्या है बेटा, नॉन डेवलप्ड है, बिल्कुल ही एकदम गई गुजरी है, हमारी थोड़ी है। तो इसके मेजर एलिमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेटा पहला तो मैंने बता दिया सिस्टम, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन एलिमेंट का ही तो कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बेटा सिस्टम मैंने आपको बोला, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी बेटा बेसिकली गवर्नमेंट चलाती है और पब्लिक के भले के लिए काम करती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में पूरी इकोनॉमी होती है, जहाँ पे ये प्रॉफिट मेकिंग कर रहे होते हैं, महंगी महंगी चीजें बेचते हैं, तो बेटा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक दोनों इकोनॉमी सिस्टम होते हैं। पॉलिसी की बात करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताया मैंने आपको। कंडीशन बेटा, नेशनल इनकम कैसी है, ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, आप बैंक से लोन लेने जाओगे, फाइनेंस करवाओगे तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है। अब किस तरह से बिजनेस में इंपैक्ट डालती है ये देख लेते हैं बेटा। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बेटा अगर डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं बेटा, हम डिमांड बढ़ा देते हैं गुड्स की। आप सोचो आपको 0% इंटरेस्ट पे चीजें मिल रही हैं, तो आप कहोगे यार पैसे नहीं है और ईएमआई पे चीजें मिल रही हैं और इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, चलो खरीदते हैं, तो आप डिमांड बढ़ाओगे बेटा। और अगर बैंक का इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो बेटा आप डिमांड कम कर दोगे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है इंटरेस्ट पे करने का, ठीक है। और राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है बेटा तो उससे क्या होगा, वो डिमांड बढ़ा देंगे गुड्स की, ठीक है। गुड्स की डिमांड तब भी बढ़ जाती है जब इनकम बढ़ जाए,
एक इंसान 20,000 कमाता है तब 2 लाख रुपए कमाता है, तो ऑब्वियसली वो गुड्स ज्यादा खरीदेगा। हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो बेटा बिजनेस को चलाने की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो बिजनेस पे भी इंपैक्ट आ ही रहा है। ठीक है, तो ये सब बिजनेस पे ही इंपैक्ट है। अब आपने देखा होगा कि एक टाइम पे गोलगप्पे भाई क्या मिलते थे बेटा, 10 के 10 गोलगप्पे मिलते थे भाई, 20 रुपए के 3 गोलगप्पे मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट में जाओ 100 रुपए का एक गोलगप्पा खिलाएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ, क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, समोसा जहां 5 रुपए का मिलता था बेटा 30 रुपए का समोसा मिल रहा है। क्या बोले, महंगाई। उन्होंने कॉस्ट क्यों बढ़ाई, क्योंकि उनको पीछे से रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है। अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की बेटा। सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, सोसाइटी के अंदर बेटा, सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, इन सब इनके जितने सोसाइटी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कॉम्बिनेशन सोशल एनवायरनमेंट होता है। इसके मेजर एलिमेंट क्या बेटा, ट्रेडिशन, वैल्यूज और सोशल ट्रेंड। कि भाई किसी देश के अंदर कितने ट्रेडिशन है, इंडिया में तो भरपूर है बेटा, ईद, दिवाली, पोंगल, ठीक है, अलग अलग, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम हर धर्म का सब कुछ मनाते हैं बेटा, गुरुपूरब सब कुछ मनाते हैं बेटा। और जितने त्योहार उतने मौके बिजनेस पे, बिजनेस को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकालने के, सेल निकालने के। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स, दिवाली, ईद वगैरह कब से मनाई जा रही है बेटा। वैल्यूज बेटा, मोरल प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जैसे फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, ये सारी चीजें भी बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। नहीं तो फिर अगर फ्रीडम ना हो, सोशल जस्टिस ना हो, तो बेटा बिजनेस नोच खाएं बेटा, लूट लें, एक एक चीज महंगी महंगी दें। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल बताए ही ना, तो सोशल जस्टिस की वजह से उनको बहुत सारी चीजें सही करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, ठगते नहीं है फिर वो। सोशल ट्रेंड बेटा, ट्रेंड अब आजकल देख रहे हो कि भाई हर कोई जिम विम जाने लग गया, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। ठीक है, तो हेल्थ फिटनेस, ठीक है, ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है, जो अर्बन डिवेलपर्स है यानी जो शहरों में रहते हैं लोग। ठीक, बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है बेटा, ये देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल, अब बहुत सारे फेस्टिवल होंगे तो बिजनेस के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी बेटा। इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, ठीक है, इज अ वैल्यू विच क्रिएट अ फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, क्या कोई इंसान जो चाहे वो ले सकता है। फिर क्या बेटा, सोशल जस्टिस की बात करें, वैल्यू विच क्रिएट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको इंग्रेडिएंट बताने ही पड़ेंगे, जो बताया है उतना ही क्या कहते हैं आपको वो इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे। हम बोलते हैं इस प्रोडक्ट में मैदा नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस की बात हो रही है बेटा, तो जो बेटा जिम और फिटनेस हेल्थ वेल्थ को लेकर के इतने ज्यादा हो रहे हैं बेटा, तो फिर वो कहेंगे हम तो मिनरल वाटर पियेंगे, हम तो क्या कहते हैं है ना ब्राउन राइस खाएंगे, हम तो प्रोटीन लेंगे, है ना आइसोलेट प्रोटीन। तो ये सारी चीजें बेटा, तो उन सब चीजों की डिमांड बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया है। फिर क्या आता है बेटा, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो कि सबसे प्यारा लगता है, सबको ही लगता है। तो बेटा टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, जो भी इनोवेशन रिसर्च वगैरह हो रही हैं, ठीक है, उन सबको अगर हम देखें एक साथ, जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, बिजनेस की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डाल रही है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डाल रही है, वो सब टेक्नोलॉजी है। पहले आपको पैसे गिन के देने पड़ते थे, अब पेटीएम करो। आ रही है बात समझ में। पहले आपको टांगा, है ना, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पे जाना पड़ता था, अब मेट्रो पे जाते हो। मेट्रो पे पहले आपको टोकन लेना पड़ता था, अब आपको क्या बेटा कार्ड है, मेट्रो कार्ड, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मेजर एलिमेंट इसके क्या है बेटा, जो भी डिस्कवरी होगी, कुछ भी नया डिस्कवर हो गया तो बेटा वो बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा ही करेगा। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग, किस तरह से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सर्विसेज कैसे दी जाती हैं। अब जब सर्विसेज की बात कर लें तो पहले ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया ना होती तो आज बेटा मैं आपको यूट्यूब पे ना पढ़ा रहा होता। ठीक है, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के नए नए मेथड, कि भाई आपके पिताजी जाते थे पहले ऑफिस, जा करके रजिस्टर में अपने अटेंडेंस लगाते थे। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, बायोमेट्रिक हो गया है, उनको थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा तब जाके लगेगा। कई तो फेस आईडी से क्या कहते हैं अटेंडेंस लगती है, शक्ल दिखाओ, कैमरा रिकॉर्ड करेगा, तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, टेक्नोलॉजी है। अब बिजनेस कैसे इंपैक्ट हो रहा है बेटा, विद द एविडेंट ऑफ द टेलीविजन इन द मार्केट। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जैसे ही मार्केट में टेलीविजन आया तो सिनेमा और रेडियो की जो डिमांड थी वो बेटा कम हो गई। तो देखो टेक्नोलॉजी का ऐसे एडवर्स इफेक्ट भी पड़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। अब टेलीविजन ना आता तो फिर नेटफ्लिक्स कहाँ जाता, तो फिर नेटफ्लिक्स को फायदा होगा, आगे चलकर नेटफ्लिक्स बना। ठीक है, विद द एंट्री ऑफ सिंथेटिक थ्रेड इन द मार्केट, द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड। अब बेटा देखो कपड़े, जैसे आपने देखा होगा भाई कुछ सिंथेटिक का मतलब है दो से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है। तो पहले है ना कॉटन, है ना सूती कपड़े, खादी कपड़े बनते थे,
लेकिन अब बेटा नए नए थ्रेड धागे बनाए गए जिससे नए नए कपड़े बनने लग गए, तो बेटा उससे क्या हो गया, उससे जो कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री थी वो इम्पैक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बेटा फोर्थ नंबर पे क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेतागिरी बेटा। अब ये क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी है जो है वो बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे हमारे देश में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, पॉलिटिकल जो हमारे लीडर हैं उनका क्या एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड द बिजनेस, बिजनेस को लेकर के गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। अब जैसे मोदी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा तो तुम बिजनेस करो, हम बिजनेस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो अब मेजर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन करने में बहुत खर्चा होता है, करोड़ों रुपए जो हम टैक्स भरते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अब वो पैसा खत्म हो जाएगा, इनको फिर टैक्स चाहिए, तो बेटा टैक्स का रेट बढ़ेगा, अपने कोई तो दिक्कत है, बिजनेस कोई तो दिक्कत है। तो बेटा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोसी देश का देख लो बेटा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी वाट लगी पड़ी बेटा इकोनॉमी की, ठीक है। पीस इन द कंट्री, कंट्री में शांति होनी बहुत जरूरी है बेटा। पड़ोसी का रेफरेंस ले लो बेटा, तुम जाके पड़ोस में देखो अपने जो हमारा पड़ोसी देश है, वाट लगी पड़ी बेटा पीस की। फिर एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, बिजनेस का क्या, अब जैसे जीएसटी आया, मेक इन इंडिया आया, ठीक है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने बहुत सारी चीजें करी जिससे लोग आत्मनिर्भर बने और अपना बिजनेस करना शुरू करें, ठीक है। फिर क्या बेटा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी है बेटा, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। अभी हम बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, क्योंकि जब वो इलेक्शन जीते तो भाई सारी सीटें उनको मिल गई, तो उनको गठबंधन नहीं करना पड़ा, अलग अलग पार्टीज को इकट्ठा करके तब जाकर के उन्होंने सरकार नहीं बनाई है, उन्होंने अपने अकेली पार्टी की सरकार बना ली है, क्योंकि उनको वोट अच्छे खासे मिले। अगर भाई उतने वोट नहीं मिलते तो कहीं से कांग्रेस जीतती, कहीं से समाजवादी पार्टी जीतती, कहीं से आम आदमी पार्टी जीतती, कहीं से बीजेपी जीतती, फिर इन सबको मिलकर के सरकार बनानी पड़ती। कुछ राज्य किसी और पार्टी के पास जाते, कुछ राज्य बीजेपी के पास आते, कुछ राज्य कांग्रेस के पास आते, ये सारी चीजें। फिर बेटा कलेश मचते, फिर बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बाकी बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं होने देंगे। तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, कोई कानून लाना बिजनेस के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यूं फटाक से लाते हैं बेटा, ये जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। आइडियोलॉजी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी है वो भी बेटा इंपैक्ट करता है। अभी इंपैक्ट क्या है एग्जैक्टली बिजनेस पे वो देख लेते हैं। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट दैट हैदराबाद केम टू बी नॉन एज साइबराबाद। अब बेटा कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप टैक्स को पढ़ोगे, आगे चल के कॉमर्स वाले हम टैक्स भी पढ़ते हैं, टैक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप जो रूरल एरिया है, पिछड़े एरिया है, गांव वगैरह ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स में छूट देती है। तो ऐसे करते कराते गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारी जगहों को डेवलप करवा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि हैदराबाद के अंदर सारी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है वो जाके बेटा उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो हैदराबाद का नाम ही साइबराबाद हो चुका है, सोचो इतने ज्यादा आईटी कंपनी है वहां पे। तो बेटा इस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। फिर आता है बेटा लीगल एनवायरनमेंट, कानून खेलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बेटा, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्ट, जितने भी एक्ट यानी अधिनियम पास हुए, यानी कानून पास हुए, आप अपनी लैंग्वेज में कानून ही बोलते हो उसको, ठीक है। अधिनियम पास हुए गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट ने जितनी भी जजमेंट दी है, ठीक है, अलग अलग जो कमीशंस हैं, एजेंसीज हैं जिन्होंने डिसीजन दिए हैं, ठीक है, कोर्ट में आने से पहले अलग अलग कमीशंस होती है बेटा, छोटे लेवल पे काम करती है जो, तो उनके इन सब के डिसीजन और ये एक्ट मिला करके लीगल एनवायरनमेंट बनता है। अब मेजर एलिमेंट क्या है बेटा, एक्ट को हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, अधिनियम कानून जो गवर्नमेंट ने पास किया वो इसका एक मेजर एलिमेंट है, ठीक है। कमीशंस हैं बेटा, अलग अलग एजेंसीज हैं, उनका जो डिसीजन है, कोर्ट का जजमेंट है वो। अब कोर्ट का जजमेंट पता है क्या होता है बेटा, कभी कभी कानून के अंदर बहुत सारी बातें नहीं लिखी होती, कुछ नया ही केस निकल के आ जाता है, तो फिर कोर्ट को थोड़ा अपना समझ लगा करके जजमेंट देना पड़ता है कि भाई ये जजमेंट है, तो वो भी बेटा कानून का ही हिस्सा बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस इंपैक्ट की, तो बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट यानी हमारी शेयर मार्केट वगैरह, ठीक है, शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है, आगे पढ़ोगे बेटा आप, है ना। तो उससे कंट्रोल हटा दिया बेटा। A huge amount of capital was collected by issuing various new issue in the primary। तो बेटा फिर IPOs आने शुरू हो गए, ठीक है। 1992 स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाला, तो फिर बेटा सेबी को स्टैब्लिश किया गया। सेबी बेटा एक्ट के, सेबी क्या है बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कानून पास हुआ था तब जाके सेबी क्या हुई थी बेटा, स्टैब्लिश हुई थी,
किसको, स्टॉक मार्केट्स को, कैपिटल मार्केट को चलाने के लिए। तो बस वही है बेटा, ये लीगल एनवायरनमेंट का ही इंपैक्ट है जिससे बिजनेस चल पा रहा है। और अब बिजनेस क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू इजीली क्या कहते हैं, पब्लिक से पैसा ले पाता है, शेयर इशू कर पाता है, शेयर बेच सकता है अपने। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स फीचर। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन आप सबको पता है भाई, पहले 1000 के नोट चलते थे, पुराने 500 के नोट थे, वो सब बंद कर दिए मोदी जी ने। ठीक है, और कमेंट करके डेट बताओगे भाई, ठीक है, कमेंट करके एग्जैक्ट डेट कब डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो आपको बताना है। तो इट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी और द प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल्स द लीगल टेंडर स्टेटस। ये कमाल का वर्ड है बेटा, इसको ध्यान से। तो बेटा ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके, या फिर एक प्रोसेस कह लो बेटा, जिसके थ्रू क्या हो रहा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है लीगल टेंडर स्टेटस। कि अगर भाई एक सिक्का है या एक नोट है, आप उसको, उस पर विश्वास क्यों करते हो कि ये रुपया है, ये करेंसी है हमारे देश की? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए लीगल टेंडर बोल रखा है। ये कानूनी रूप से क्या कहते हैं, आप मानोगे जो हम बोल रहे हैं कि ये 10 रुपए का नोट है, 10 का है, कोई लेने से मना नहीं कर सकता, उस पर भी केस हो जाएगा, पता है। तो इस लीगल टेंडर को ही कैंसिल कर दिया, अब वो कागज का टुकड़ा ही रह गया बस। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है बेटा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, टैक्स को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बेटा काला धन छुपा के बैठे थे कि ठीक है कैश में अपने पास पैसा, तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। अब आपके पास कुछ दिन का टाइम है, अपने 1000 के और 500 के नोट क्या कहते हैं बैंक में जमा करा दो और इनका हिसाब दे दो कि ये कहां से आए तुम्हारे पास। बहुत चालाक ब्रो, गवर्नमेंट इज चालाक ब्रो। ठीक है, फिर स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट टैक्स इविजन, जो टैक्स चोरी कर रहे थे, ब्लैक मनी, खैर ऊपर ही आ गया ये। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स किस तरह चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका संचालन ठीक किया, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब बेटा लोग सेविंग करते थे, मम्मियाँ क्या करती थी, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, है ना, चावल के डब्बे के अंदर पैसे छुपा के रखती थी। गवर्नमेंट चाहती है बैंक में रखो, तो बैंक में आते ही वो बेटा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो गवर्नमेंट पूरे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर वो पैसा रेगुलेट हो जाएगा। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, बैंक ने उसको लोन पे दे रखा है, तो तुम्हारा पैसा खाली नहीं है, देश के काम ही आ रहा है, जब तुम चाहो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है बेटा तुम फाइनेंशियल सिस्टम में उसको रखो, अपने चावल के डब्बे में नहीं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, कैश की जरूरत ही ना पड़े, हर कोई अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर दे। ठीक, यानी और कैशलेस भाई फायदा भी है, करेंसी छापने में बहुत पैसा लगता है, और वो नोट पुराने होते हैं तो फिर नए नोट छापने पड़ते हैं, बहुत खर्चा आता है। या फिर कैश लाइट हो जाए, तो हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे कैश लाइट हो गई। कुछ जगह गांव में तो अभी भी कैश चलता है, पेटीएम वगैरह नहीं चलता, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जगह जैसे ठीक है मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, है ना, नोएडा, यहाँ पे भाई आप आराम से पेटीएम कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। तो भाई हुआ है, कैश लाइट तो हुआ है थोड़ा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और जो चीज़ें पूछिए कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो पूरा। आपको कहते हैं कमेंट करके फीडबैक देना है भाई, मैं खुद आकर के आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि भाई आप सही तरीके से इसका फीडबैक देते हैं। तो बाकी मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बेटा, आपको स्कैन करना है और इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। बाकी आपको और बेटर तरीके से हमारे साथ जुड़ना है तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके इन बैचेस के अंदर इनरोल करा सकते हो अपने आप को। करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है बेटा, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, और आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई, यहाँ पे आप स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे जाएंगे। फिर बेटा आपके साइंस वाले भाई बहनों के लिए, ठीक, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले भाई बहनों के लिए ये बैचेस हैं। ठीक है, आपको कॉमर्स, ऑब्वियसली आप कॉमर्स वाले हैं तो आपको अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर होगा बेटा। और जो आपको ये बैच मिलेगा उसका प्राइस क्या है बेटा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 4499। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। क्या बेटा, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y550। ठीक है बेटा, Y550। जैसे ही आपने अप्लाई करा, यहाँ पे बेटा डिस्काउंट आ गया, और ये प्राइस जो 4500 के आसपास था वो 4314 का हो गया। ठीक है, तो ये बेटा बैच आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, एंड साथ ही साथ जब ये आप लाइव क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप उनको रिकॉर्डेड भी बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा इन 4 सब्जेक्ट का। अब बच्चे अगर CUT और क्लास 12 दोनों की तैयारी करें तो आप UG PG एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करो बेटा, CUT कॉमर्स सेलेक्ट करो, और मैं आपको कहूँगा कि भाई आप यहीं आओ, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 और CUT दोनों की तैयारी हो रही है। ठीक है,
भले ही क्या कहते हैं इस बैच का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपके 2 एग्जाम प्रिपेयर हो रहे हैं बेटा, एक के लिए नहीं हो रहा। और बेस्ट इंडिया की टीम मिल रही है आपको यहाँ पे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये सब कराया जा रहा है। फिर उसके अलावा सीयूटी की लैंग्वेजेस कराई जा रही है बेटा, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, ये 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं। फिर जीएटी की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है बेटा, क्या बेटा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर और जीके। तो आप क्या करोगे बेटा, मोर ऑफर पे क्लिक करोगे, एंटर कूपन कोड क्या बेटा Y550 और इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड याद रख लेना बेटा, हर बार आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जितना भी मैक्सिमम चलोगे इससे मिल जाएगा। तो 8150 आपको प्राइस पड़ेगा और आपको बेटा सीयूटी 2026 और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट में आपका, मैं कमेंट का फीडबैक जरूर देखूंगा, कैसे कैसे आप क्या कहते हैं ये लेक्चर देख रहे हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत है वो भी लिख के जाइएगा, आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी करना है यार, सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों के लिए। अकाउंट्स का एक स्पेशल सेशन आ रहा है बेटा, ये बात भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको पूरी पार्टनरशिप अकाउंट में आपको कराने वाला हूँ बेटा, पूरा मैराथन है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से कराया जाएगा। तो इसको भाई सैटरडे को होगा, 3 दिन बाद अभी दिखाई दे रहा है, 26 जुलाई, ठीक है, ये सेशन होने वाला है। तो जरूर जाकर पहले इसको लाइक कर लीजिए। एंड अकाउंट्स के फोड़ देंगे बेटा, 95+ इस साल आएंगे ही आएंगे आपके अकाउंट में मिनिमम, बस आपको मेहनत करनी है हमारे साथ। सब्सक्राइब करके जाओ इस चैनल को। ऑल द बेस्ट।